नमस्कार एंड वेलकम यू स्टडी आई मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखिए रशिया को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इनकी कैपिटल सिटी में इनके टॉप जनरल को यूक्रेन ने मार डाला। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया के जो चीफ थे ऑफ न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्सेस, इनको एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया इन मॉस्को। नाउ कई न्यूज आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने यूक्रेन की मिलिट्री से, यूक्रेन की सरकार के लोगों से पूछा कि क्या इसमें आपका हाथ है। तो यूक्रेन ऑल्दो ओपनली ये बात एडमिट नहीं कर रहा, ज़ेलेंस्की खुशियां नहीं मना रहे, मगर यूक्रेन से बहुत सारे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि यूक्रेन ने ही असैसिनेट किया है रशिया के केमिकल वेपन्स चीफ को। नाउ ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। यूक्रेन अगर खुद ये बात चाहे, मैं कहूँगा कि सोर्सेज के थ्रू भी क्लेम करे ना, पर फिर भी मीडिया को यूक्रेन बता रहा है कि इट हैज़ असैसिनेटेड इन मॉस्को ए रशियन जनरल हु इट सेज वाज डायरेक्टिंग केमिकल वेपन्स अटैक्स ऑन इट्स ट्रूप्स। इससे देखिए एक खतरा बहुत जरा बढ़ जाता है कि रशिया एक बार अपना धैर्य खोकर एक बड़ा केमिकल या फिर परहैप्स न्यूक्लियर अटैक कर सकता है यूक्रेन पर, क्योंकि यूक्रेन आज के समय रशिया के जो टॉप जनरल्स हैं उनको टारगेट में ला चुका है। आप सोच सकते हैं जो टॉप जनरल्स ये सोच रहे थे कि देखिए सोल्जर्स ही मरेंगे फ्रंट लाइन पर, हम लोग तो मॉस्को में बिल्कुल सेफ हैं, इनकी भी जान आज के समय खतरे में है। और आप इमेजिन कर सकते हैं इस डेवलपमेंट के बाद व्लादिमीर पुतिन खुद बहुत ज्यादा गुस्सा फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये वो ऐसा मिलिट्री जनरल है इगोर क्रिलकोव जो कई बार व्लादिमीर पुतिन के साथ देखा गया है। पुतिन कई बार इनके साथ बैठते थे, युद्ध की नीतियां डिसाइड करते थे। इनको मार डालना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है और व्लादिमीर पुतिन डेफिनेटली कुछ बड़ा एक्शन लेंगे इसके बाद। और पुतिन का एक्शन आखिर होगा क्या, देखिए ये कोई बता नहीं सकता। लास्ट टाइम आप सबको याद होगा पुतिन ने बहुत सारे मिसाइल्स बरसा दिए थे यूक्रेन पर। इस बार रशिया क्या करेगा देखना होगा, बट इधर वे जो फुटेज सामने आई है ना इस अटैक की, दिस इज क्वाइट शॉकिंग कि वॉरफेयर में ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप देखोगे रशिया के जो ये जनरल है ना, ये बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये इनकी कार है ना। हुआ यहाँ पर क्या है कि यूक्रेन के एजेंट्स कहीं से घुस गए रशिया में और कार के पास एक बाइक पार्क कर दी जिसमें ये बॉम्ब लगा हुआ था। और जैसे ही जो ये आर्मी जनरल हैं ये बाइक के और कार के बिल्कुल बीच में थे, सडनली एक ब्लास्ट होता है। नाउ अगेन मैंने टू बी ऑनेस्ट आज से पहले ऐसा देखा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की भी वॉर्स हुई हैं, मैंने टू बी ऑनेस्ट टॉप जनरल्स को कैपिटल में मारना बॉम्ब ब्लास्ट से, दिस इज ऑल टुगेदर समथिंग न्यू। और यहाँ पे अगर आपका सवाल ये है कि ये जो जनरल है आखिर संभालता क्या था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई बायोलॉजिकल वेपन्स देखता था, कुछ लोग कह रहे हैं केमिकल वेपन्स। ये बहुत सारे वेपन्स ओवरसी करता था रशिया के। आप कह सकते हैं रशिया के जो टॉप सीक्रेट वेपन्स हैं उनकी जानकारी हैंडफुल लोगों में को है, व्लादिमीर पुतिन और कुछ और जनरल्स, उनमें से एक ये आदमी था। नाउ ईगोर देखिए रेडिएशन, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन फोर्सेस जो है रशिया की, इनको संभालता था। यूक्रेन ने काफी बार यह कहा है कि रशिया ऑलरेडी केमिकल वेपन्स इस्तेमाल कर चुका है यूक्रेनियन सोल्जर्स पर। और यूक्रेन का कहना यह था कि जो ये केमिकल वेपन्स हैं ये ईगोर के अप्रूवल के बाद यूज किए जाते थे। और यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि क्या सच में रशिया ने केमिकल वेपन्स यूज किए थे, क्योंकि केमिकल वेपन्स को वॉर में यूज करना ये बैंड है। केमिकल वेपन्स बैन ट्रीटी के अंडर केमिकल वेपन्स आप यूज नहीं कर सकते। और यूएसए और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर आरोप लगाया था रशिया पर कि रशिया ऐसे केमिकल वेपन्स यूज कर रहा है ऑन यूक्रेनियन सोल्जर्स। इस बेसिस पर यूके ने कुछ ही महीने पहले रशिया पर और एडिशनल सैंक्शंस भी इंपोज कर दिए थे ना। रशिया की तरफ से आप अगर देखो तो इन लोगों ने हमेशा ये क्लेम्स रिजेक्ट किए हैं और रशिया ने ये कहा है कि इन्होंने केमिकल वेपन्स यूज नहीं किए। बट अगेन रियलिटी क्या है ये कोई सच में कंफर्म कर नहीं सकता। बट एक बात तय है, यूक्रेन ने ये अटैक करके और इस अटैक को क्लेम करके भी ना अब एक दरवाजा खोल दिया है। अब मैं कहूंगा कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया डायरेक्टली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी मारने की कोशिश करे, क्योंकि अब स्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि जिस जनरल को मारा है इसके ऊपर बस बहुत कुछ ही लोग बचे हैं और सीधा फिर व्लादिमीर पुतिन खुद आते हैं। तो एक तरफ आप कह सकते हैं जो हम आज के समय देख रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में, ये काफ़ी नई चीज़ है। उस सब के अलावा यूक्रेन ने रिसेंटली एक ऐसा स्टेप चला है जिससे एक बात साफ दिखती है, यूक्रेन अभी के लिए वॉर खत्म करना नहीं चाहता। देखिए यूक्रेन में भी कंस्क्रिप्शन का सिस्टम है। ये लोग अपने जो आम सिविलियंस हैं उनको कहते हैं कि आप आर्मी ज्वाइन करिए, देश की रक्षा करिए, रशिया के अगेंस्ट लड़िए। नाउ जो ये कंस्क्रिप्शन की एज है ना यूक्रेन में, ये पहले 18 साल की हुआ करती थी कि 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनको यूक्रेन वॉर के लिए भेज सकता है। अब यूक्रेन ने जो ये एज है ना मोबिलाइजेशन की,
ये 18 से कम करके 14 कर दी है। 14 साल, जी हाँ, 14 साल के बच्चे, आप बच्चे ही कहोगे उनको आप, उन्हें यूक्रेन वॉर लाइन पर भेज सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली इस मूव की काफ़ी निंदा करी थी और ये दिखाया था कि यूक्रेन डेस्परेट है। और मैं यहाँ पर कहूँगा, देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यूक्रेन डेस्परेट है। यूक्रेन ट्रंप के आने से पहले चाहता है कि रशिया कुछ बड़ा कर बैठे जिससे ये वॉर उलझ जाए लंबे समय तक। आप इमेजिन कर सकते हैं 15 साल 14 साल के बच्चे ये वॉर लाइन पे जाएंगे, लड़ेंगे, और दिस इज गोइंग टू हैपन। व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि इस टाइप के जो टैक्टिक्स है ना, ये हिटलर के जर्मनी ने किए थे। और बात भी सही है, आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 में देखो, तब ऑपरेशन बारबरोसा जो था हिटलर का, जब वो फेल होने लग गया, तब उस वक्त हिटलर ने जो एज थी मोबिलाइजेशन की, ये गिराकर 18 से कम करके 14 साल कर दी गई थी। और इसकी वजह से देखिए जर्मनी में बहुत सारे इनोसेंट बच्चे बिना वजह मारे गए थे वॉर में। और हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी हो सकता है कि ऐसा ही होगा। तो सिचुएशन देखिए यहाँ पे काफी खराब हो रही है और इन द फ्यूचर बहुत सी अपडेट्स आएंगी इस वॉर से रिलेटेड। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के अजीत डोवाल ये रिसेंटली एक कंट्री को विजिट करने वाले हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म के अंडर। कई साल बाद भारत के एनएसए इस देश में जाएंगे। बताइए किस कंट्री में जाएंगे अजीत डोवाल, और इनकी विजिट के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी सीरिया, या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है। और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली महीने के हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।